ओके दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन में वो है संसद। संसद हमें पता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले संसद का परिचय देखते हैं। परिचय में संघ स्तर की विधायिका होती है संसद, और अनुच्छेद 79 में क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। संसदीय प्रणाली संसदीय सरकार लोगों द्वारा चुनी गई संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में क्या लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली क्यों चुनी गई हमारे भारत में? आपको पता होगा कि बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो क्योंकि हमें पता है ब्रिटिश राज के बाद हमने जो प्रणाली अपनाई शासन की वो थी संसदीय प्रणाली, और संविधान सभा को सर्वोच्च रखा गया। तो इसमें क्या क्या कारण रहे? जैसे स्थायित्व की जगह उत्तरदायित्व को अधिक उपयोगी माना, यानी कि जब अगर आप अमेरिका की संविधान से हम तुलना करें तो वहाँ पर अध्यक्ष को मुख्य माना जाता है, अध्यक्षीय शासन है, जबकि हमारे जनसंख्या अधिक होने की वजह से जो शासन की भागीदारी और सभी की भागीदारी उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमने संसदीय प्रणाली का सहारा लिया। इसमें प्रत्येक स्थान के प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक सभा आयोजित होती है इनमें, और प्रत्येक क्षेत्र से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है। जेएलएन ने जवाहरलाल नेहरू ने वैदिक सभाओं को की तुलना अपनी संसद से की है, यानी कि उन्होंने बताया कि हमारी ये परंपरा तो हम प्राचीन रूप से ही समय से ही काल से ही मानते आ रहे हैं कि जैसे वैदिक काल में सभा सदन होते थे उसी प्रकार संसद भवन भी उस कार्य करती है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली यह अनुभवात्मक थी, यानी कि एक संसदीय प्रणाली को अपनाने का एक कारण यह भी था कि हमने ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर इसके अधिकांश कार्य प्रणाली सीख ली थी, तो हम इससे रूबरू थे। अब ये है कि ब्रिटेन और भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें अंतर क्या है। देखो, ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वो बहुत कट्टर है। कट्टर कैसे? कि वहाँ पे संसद को संप्रभु माना गया है, मतलब जो भी अधिकार लेगी वो संसद लेगी। प्रत्येक विषय पर कानून भी कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। एकात्म शासन होता है और न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती। अगर नियम बना दिया और उसमें कोई त्रुटि है तो भी उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती। अगर गलती भी है ना तो भी मानना ही पड़ेगा उसको। जबकि भारत में लचीलापन है, जैसे संसद शक्तियाँ लिखित तो हैं, लेकिन जो संविधान इसे सीमित करता है कि संविधान के द्वारा संसद की भी कुछ, अगर मान लो कुछ गलतियाँ होती है तो वहाँ पर उसके लिए पाबंदियाँ और प्रावधान लगाए गए हैं। और जो हमारी संसद है उसमें संघ सूची और समवर्ती सूची शामिल की गई है, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी राज्य सूची के भी मामले इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। यहाँ पर एकात्म नहीं, यहाँ पे संघात्मक शासन है, क्योंकि राज्यों से मिलकर संघ बना है और संघों का ही शासन क्या है? संघात्मक शासन। यहाँ पर जो भी नियम बनाए जाते हैं संविधान के तहत उनमें उनकी न्यायिक समीक्षा की जाना संभव है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियाँ हमारी संसदीय प्रणाली में शामिल है, जबकि ब्रिटेन में सीमित है न्यायिक समीक्षा। अब संसद की संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं। यह संप्रभु नहीं है, संविधान संप्रभु है। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल के बीच बंटवारे की बातें कही गई है। न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियाँ, संविधान संशोधन शक्तियाँ सीमित है, और संसद संप्रभुता जनमत व अंतर्राष्ट्रीय दबाव से प्रभावित होती है। राज्यसभा अब हम देखो संसद में सबसे पहले राज्यसभा को देखेंगे, फिर लोकसभा को देखेंगे, फिर राष्ट्रपति को देखेंगे। अब तक ओनली नॉर्मल फैक्ट्स थे जो हमने देख लिए। अब राज्यसभा का परिचय देखते हैं। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। इसकी शुरुआत कहाँ से, इसका इतिहास देख लेते हैं कि भारत में कैसे राज्यसभा का गठन हुआ। 1918 में मॉन्टेग्यू जो रिपोर्ट थी उसके तहत भारत शासन अधिनियम 1919 में विधानमंडल के द्वितीय सदन के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये इस राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, का प्रावधान करता है। संविधान सभा की अंतिम सभा, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लोग 1946 से 1952 तक एक ही सभा रही थी, यानी कि द्विसदन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का गठन कब किया गया? 23 अगस्त 1954 में। फर्स्ट सभापति कौन बनाए गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड उपसभापति सर्वपल्ली SV कृष्णमूर्ति। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2 बार सभापति कौन बने थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। अब राज्यसभा उच्च सदन है और वित्तीय सदन है, क्योंकि ये व्यापक प्रतिनिधित्व करती है। एक ही सीट मतलब एक ही राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जब आप लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि व्यापक प्रतिनिधित्व कैसे करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व, उन लोगों को इनमें शामिल किया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, राज्यसभा बनाने का फ़ायदा क्या है कि एक ही विधेयक की 2 बार जांच हो जाती है, एक बार वो राज्यसभा में जाता है, एक बार लोकसभा में, यानी कि डिक्टेशन हो जाती है। राज्य सरकारी आयोग के तहत जिसके अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों पर गठित समिति थी, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित राज्यसभा की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए कानून बनाने की प्रक्रिया में परिपक्व तत्वों का इसमें समावेश किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा सरकार को संतुलित और नियंत्रित रखती है। दोनों की बराबर भूमिका तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके कार्य एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। 1989 में गठबंधन सरकारों का दौर चला, उसी समय राज्यसभा की भूमिका और नए सिरे से प्रासंगिक हुई। अब राज्यसभा की संरचना देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है और अधिकतम सीट इसकी 250 हो सकती है और मौजूदा रूप में भी वर्तमान में 245 है। 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो 4 क्षेत्रों से सेलेक्ट करता है, एक साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। राज्यसभा सीटों में स्थानों का आवंटन अनुच्छेद 80 अनुसूची 4 में आधार आवंटन क्या है, इसका आवंटन करने का आधार है जनसंख्या। अब देखो, अब कोई स्टेट हमारा बड़ा है, कोई छोटा है, तो उस हिसाब से सीटें दी गई है। जैसे अगर बोला जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जिन पे ओनली उस राज्यसभा की एक ही सीट है, तो आप जाओगे सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर। अब 7 सिस्टर्स में से कौन सी गायब है, असम। असम की सीटें कितनी है, 7, तो हमें ये याद रखना है। अब 3 सीटें वो राज्यसभा क्षेत्र जहाँ पर 3 सीटें हैं, तो दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं। 4 सीट कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। 5 सीट कहाँ है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, 6 सीट झारखंड में, 7 सीट पंजाब, असम, तेलंगाना में, 9 सीट केरल, 10 सीट राजस्थान, उड़ीसा। ये अभी EORO में पूछा गया था ये सवाल, 4 कूट बना के दे दिए थे, फिर बोला गया था कथन सत्य असत्य पूछा गया था। 11 सीट गुजरात, MP और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 12 सीट कर्नाटक, 16 सीट बिहार और पश्चिम बंगाल, की बार ये पूछा जाएगा एग्जाम में, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल का। 18 सीट तमिलनाडु, 19 सीट महाराष्ट्र और 31 सीट यूपी। सर्वाधिक कहाँ है, यूपी में। अब राज्यसभा सदस्य हेतु योग्यताएं, आर्टिकल 84 में योग्यताएं के बारे में कहा गया है। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। 2003 से पहले चुनाव लड़ने के लिए उसी क्षेत्र का व्यक्ति होना जरूरी था, लेकिन जब 1950 जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन कर दिया गया तो बोला गया कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 2006 के बाद में कुलदीप नैयर बनाम भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को अवैध नहीं बताया। राज्यसभा के 2 गैर परिसंघीय लक्षण हैं। जैसे गैर परिसंघीय लक्षण में क्या है, जैसे फर्स्ट, जनसंख्या को आधार मानकर इसमें राज्यों को स्थान बांटा जाता है और राज्य का मतदाता या निवासी न हुए बगैर भी राज्यसभा का सदस्य वो बन जाता है। राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता 102 में उल्लेखित की गई है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से या तो पद त्याग दे तो भी वो उसकी उस दल से उसको निष्कासित बहाल माना जाता है। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य 6 माह बाद राजनीतिक दल में शामिल अगर हो जाता है स्वतः ही, तो उसे दल बदल मान लिया जाता है। अब इसका अपवाद देख लेते हैं। राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वेच्छा से अगर पद त्याग कर दिया जाता है तो भी इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल मामलों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसका एक वाद था कि हो तो होलोहन बनाम चेहुली चिन्नू 1992, इस प्रावधान को अवैध बताया गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये कैसा प्रावधान था, अवैध प्रावधान। जनप्रतिनिधित्व के आधार पर अयोग्यता, देखिए क्या है कि जितना बड़ा एग्जाम होता है इसलिए हमें कंटेंट थोड़ा कम रखना होता है। जो वर्ड हमारे लिए ज़रूरी है ये सीधा NCERT की बुक से लिए हुए वर्ड्स हैं,
और इसके अलावा अगर हम ज़्यादा मटेरियल अगर इकट्ठा करते हैं तो वो ना हमारे काम का है ना कोई मतलब। तो हमें वही पढ़ना है, ऑथेंटिक ही पढ़ना है, ताकि ज़्यादा सोर्स ना हो और हमें ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज़ करने में हेल्प मिल सके। इसलिए मैंने इसमें काम की बातें ली अपने रिवीजन में। और वैसे तो काफ़ी सारा मटेरियल है, लेकिन ये ऑथेंटिक है तो मैंने इसको नोट्स में उन्हीं चीज़ों शामिल किया जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। जनप्रतिनिधित्व के आधार पर अयोग्यता अधिनियम 1951 के नियम हैं 4, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। राज्यसभा की पीठासीन अधिकारी में कौन कौन शामिल होता है? सभापति, उपसभापति, उपसभापति की पतियों की तालिका, सदन के नेता होते हैं और विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य उनको हटाने के लिए अनुच्छेद 67 का सहारा लिया जाता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। राज्यसभा संकल्प तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लोकसभा सहमत हो और 14 दिन पहले सूचना दी गई हो तो इन सदस्यों को हटाया जा सकता है। राज्यसभा का उपसभापति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 91। तो राज्यसभा का उपसभापति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपसभापति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 91 में राज्यसभा उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। 6 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रसभापति के द्वारा। महासचिव राज्यसभा के सभापति द्वारा कार्य सभापति व उपसभापति को राय व सलाह का काम देने का है। वाद विवाद में भाग ये नहीं लेते हैं, लेकिन राज्य में बोलता जरूर है। और बोलता किस मामले में? कि लोकसभा से प्राप्त संदेशों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए। अब देखो, राज्यसभा के टॉपिक से वैसे तो क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं इनकी राज्यसभा की सीटों से, इसका गठन कब हुआ और संविधान में ये कब शामिल हुआ और कौन से नियमों के तहत हुआ, और कुछ इसके जो वाद हैं वो, और कुछ इतिहास के फैक्ट है। जैसे EORO 2025 में एक ताज़ा क्वेश्चन आया था, उससे आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये गलत है, ये यहाँ पर होना चाहिए था निर्मला सीतारमण। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। ये जस्ट अभी पढ़ा है हमने, तो ये सही है कथन, हमें नहीं वाला ढूंढना है। ओडिशा राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधित्व सभा में भेजते हैं, तो समान प्रतिनिधित्व है। देखो 10 सीट यहाँ पे, 10 सीट यहाँ पे, तो ये सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, इसका विघटन नहीं होता है, ये बिल्कुल कथन सही है। अभी हम राज्यसभा हमारा पूरा हुआ नहीं है, इसके और भी फैक्ट्स हमें नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाती है, कथन एब्सोल्युटली सही है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए क्योंकि हमारे पास अभी आधा मटेरियल तो हमने राज्यसभा का इसमें देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में अभी राज्यसभा थोड़ा बचा हुआ है, हम कंटिन्यू रखेंगे, फिर लोकसभा और फिर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कंप्लीट करके हम पूरा अपना संसद कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे। और यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन सीधे बनते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन सेगमेंट को हम आराम से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।